हेलो बच्चों, आज हम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में से ये चैप्टर में से आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक अब प्रीवियस मैंने बाकी जो जैसे कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, ये टॉपिक मैंने पहले कर चुका हूँ मैं। सो आज हम लोग ये पेज का ये पैराग्राफ और हमारा नेक्स्ट पेज, इफ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, सो नेक्स्ट पेज हम पूरा यहाँ तक देखने वाले हैं आज। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा ये पार्ट से पूरा। ठीक है, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 रहेगा और एक्टिविटीज हम नहीं करने वाले और यहाँ से यहाँ तक रहेगा। टोटल ये पेज तक आज हम कवर करने वाले हैं। फिर अब जो नेक्स्ट पेज जब जाओगे आप आपको देखोगे कि आपका डायरेक्ट सेल वॉल स्टार्ट हो गया। तो हम लोग आज सेल वॉल नहीं करने वाले हैं, बस यहीं तक ही करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम बात जो करने वाले हैं एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करने वाले। तो हम आज देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये, इसके मैं 2-3 पॉइंट्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग जब आंसर लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में दूंगा, आप अपने से सेंटेंस में यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये सेल के अंदर की जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। तो अब लिखो, सेपरेट करता है, सेपरेट सेल कंटेंट, अंदर में जितनी सारी चीजें हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर की चीजें को वो सेपरेट करता है। दूसरा क्या करता है कि ये एक्ट करता है एज अ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब देखो कहीं पे घुसते होते एंट्री होता है, एग्जिट होता है, तो ये जो है एंट्री और एग्जिट को जो है ये कंट्रोल करता है। तो ठीक है, ये गेट समझो। तीसरा जो पॉइंट है ये क्या है कि एक सेमी परमिएबल, नॉट सिलेक्टिव, LECTIVELY, selectively permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखो और इसी को आप आंसर में यूज करो। जब आप आंसर लिखोगे या क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, एंट्री और एग्जिट, यहाँ से कुछ चीजें अंदर जाती है तो ये एक एंट्री एग्जिट गेट जैसा काम करता है कि अंदर में और बाहर चीजों को ट्रांसफर होने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया है 3 चीजें जो है आप एक आंसर में लिख सकते हो। अब इसका मेन एक्चुअल फंक्शन क्या है, क्या करता है? ये एक फ्लेक्सिबल है, तो ये फ्लेक्सिबल जो है सब्सटेंस से ये बना हुआ है। ठीक है, ये रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, ये चेंज करता है अपने शेप। अब देखो ये क्या है ना, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर बाहर में गैस ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर में कम है तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ। अब अंदर में ज्यादा है, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है अंदर से, वो भी अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है। O2 लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, वो अंदर की तरफ मूव करता है। अगर अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो मूवमेंट क्या है, डिपेंड करता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो क्योंकि मूवमेंट तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में बहुत ज्यादा है, CO2 बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि अंदर में ज्यादा है बाहर में कम है, तो वो बैलेंस करने के लिए बाहर तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे भी CO2 अंदर से बाहर की तरफ से अंदर तरफ मूव करेगा, तो ये बैलेंस होने के लिए। तो इसको आप अगर आप एक लाइन में लिखोगे तो लिखो गैसेस एक्सचेंज होता है, CHANGE, गैसेस एक्सचेंज।
देखो मैंने पहले लिख लिया है, फिर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लेंदी हो, क्योंकि हम लोग उसके बाद एमसीक्यू करने वाले हैं, ऐसे ही लेंदी रहेगा थोड़ा, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। चलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, इसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट, अब देखो किस तरीके से होता है, जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहीं से वो निकाल के जहाँ पर कम रहता है उस तरफ मूव करता है। इसलिए बोला हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर मात्रा ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ मूव करता है। अब अगर बाहर में ज़्यादा है तो अंदर की तरफ मूव करेगा, अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस को, ये जो हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। याद रखना, ये गैसेस के केस में होता है। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ तो उसमें होगा ऑस्मोसिस, जो हम अभी देखेंगे। अब देखो, ये तो हो गया गैस के केस में। अगर वाटर क्या करता है कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करता है, H2O, ठीक है, H2O। अब जब अंदर में अगर ज़्यादा पानी रहेगा बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो सेम मूवमेंट रहता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। कि जिस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है उसी तरीके से वाटर भी एक्सचेंज होता है। जैसे कि बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करता है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैसेस जब मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब जब लिक्विड के बाद आया तो उसमें आ जाएगा ऑस्मोसिस, प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब हम इसमें देखने वाले हैं 3 केस, ऐसे केसेस दिखने वाले हैं। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। बहुत स्टूडेंट्स लोग को पता नहीं रहता है कि डाइल्यूट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। देखो, अगर अभी कंटेनर में अब अगर शुगर और वाटर को मिक्स कर दोगे, बहुत सारा शुगर आप मिक्स कर दो यहाँ पर, तो क्या रहेगा? मीठापन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पानी में आप मिक्स कर लो, शुगर अगर आप मिक्स करोगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत मीठा रहेगा। अब क्या करोगे कि डाइल्यूट में क्या होता है कि आप सेम चीज में बहुत मीठा है, आप क्या करोगे इसमें वाटर के ऐड करते रहोगे, ठीक है। वाटर को ऐड करते रहोगे, करते करते इसमें मीठापन कम हो जाएगा। इसका मतलब शुगर का मात्रा कम हो गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कि पानी को मिलाते मिलाते उसका कंसंट्रेशन को कम करना है। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब शुगर का मात्रा ज़्यादा है। अगर कुछ भी ऐड करोगे तो वो मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम इसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है कि हम पानी ऐड करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है, मतलब कि मीठापन कम हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर, शक्ति जो भी है बोल सकते हो कि वो कम हो जाता है। और इसमें क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए वर्ड कंसनट्रेटेड मीन्स बहुत मात्रा उसमें ज़्यादा है। और डाइल्यूट मतलब कि उसमें मिलावट करके, पानी मिला के उसको, उसका जो पावर जो है उसको कम कर देते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये खाली कोई कंपेरिजन नहीं है, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा, तब आप समझ जाना, ठीक है। चलो देखो, 3 केसेस बुक में डिस्कस किया गया है, और ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स तो आता ही है। कभी कभी वो लोग क्या है कि वो लोग डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, एक मार्क का डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। चलो देखते हैं पहले, फिर अपने शब्दों में आप लोग लिखना। सबसे पहले उन लोगों ने बोला है कि एक कंटेनर में अगर आप शुगर या फिर सॉल्ट का एक मिक्सचर ले लो, मतलब एक सोल्यूशन ले लो, बना लो, पानी में डाल दो, उसमें आप प्लांट सेल्स या फिर एनिमल सेल डाल दो, ठीक है। कोई भी सेल हो सकता है, इसमें आप डाल दो। अब देखो, 2 मूवमेंट हो सकता है क्योंकि ये लिक्विड है, तो इसमें ऑस्मोसिस होएगा। अब अगर मूवमेंट हो सकता है कि बाहर से तरफ पानी अंदर की तरफ जाए या फिर अंदर से पानी बाहर की तरफ आए। अब ये डिपेंड करता है कि कितना शुगर आप यहाँ मिलाओगे। तो 2 मूवमेंट हो सकता है। तो पहला मूवमेंट डिस्कस करते हैं, जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाए, ठीक है। जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाए तो इसको, ये मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसको बोलते हैं इनसाइड, आउटसाइड से आउटसाइड से कहाँ जाएंगे? इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट याद रख लो। इसी प्रोसेस, यही जो है मूवमेंट ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अगर पानी अंदर जाए क्या होगा? सबसे पहला अगर पानी मूव करके अंदर जाए तो सबसे पहले ये हो सकता है कि ये जो सेल जो है वो सूज जाए, जिसको स्वेलिंग बोलते हैं, ठीक है। स्वेलिंग हो सकता है। तो क्या है कि एक ही चीज होगा, वो है स्वेलिंग, SWELL, स्वेल अप, स्वेलिंग, ING, स्वेलिंग ऑफ सेल। सेल क्या कर जाते हैं? सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। सूजना मतलब फूल जाना, पानी अंदर चला गया वो फूल जाते हैं।
बस यही याद रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो अंदर अगर जाते हैं, पानी अगर अंदर मूव करता है तो क्या है, इसमें बाहर की तरफ पानी, मतलब अंदर पानी अगर मूव करता है, इसके मतलब है कि अंदर में पानी कम है, इसीलिए वो बाहर से मूव करते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा भूल जाओगे, इतना याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हो, आंसर बना सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, कर रहा है। अब दूसरा केस में क्या है कि मूव ही नहीं कर रहा है, जैसे कि बाहर से कुछ पानी तो अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर से भी कुछ पानी बाहर तरफ आ रहा है, क्योंकि दोनों में जो कंसंट्रेशन जो है लिक्विड का सेम है, तो नो मूवमेंट। इसमें हम इन केस में हम बोलते हैं नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है। इस केस में क्या रहता है कि ये केस में क्या होता है कि साइज ऑफ द सेल रिमेन सेम, सेल साइज रिमेन सेम। देखो पानी अगर बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सेल फूल जाता है, सूज जाता है, तब साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, ये साइज सेम रहता है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब दोनों बराबर है, इसलिए कोई मूवमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है, सेल का साइज सेम रहता है। अब थर्ड केस में वाटर सेल के अंदर से बाहर की तरफ आता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इनसाइड आउट, इनसाइड से आउट साइड, ठीक है, मूव करता है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर सेल जो है अपना पानी को खो देता है, सेल लॉस वाटर, लॉस इट्स वाटर, ठीक है। अब जब सेल पानी खो देता है तो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। अब देखते हैं पानी जब निकल जाता है अपना सूख जाता है, वैसे इसी पत्ते देख लो, कुछ भी देख लो ना, कुछ फिश को, ड्राई फिश देखो, पानी सब निकल जाता है, वो सूख जाता है। अब किशमिश देख लो, अंगूर को अगर सुखा दोगे तो सूख जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इसमें भी केस में क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक, ठीक है। तो यही है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको डेफिनेशन बोलता है तीनों के लिए सेम लिख सकते हो, जैसे कि इसमें एग्जांपल में पकड़ लूँ, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये 3 केस डिस्कस किया गया है। अब जो पैराग्राफ पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को पता ही है कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब किसी बच्चों को बोलता है सर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है, तो हम क्या करते हैं कि एक प्लेन्स को तोड़ के देखते हैं। बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको देखने के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि बना किससे, इज मेड अप ऑफ। अब ये बना किससे, तो सब लोग बोलते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है, बना किससे हुआ है, ये बना हुआ है प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ना, देखो ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या रहता है कि ये तो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो बैक्टीरिया, जो भी वायरस, मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें से एमोबा, स्पेलिंग देख लेना। एमोबा जो है वो क्या करता है कि ये अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेंज करता है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो चेंज करता है अपना स्ट्रक्चर को। और वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर को चेंज करके वो फूड, खाना को खाने में, मतलब फूड को एनगल्फ करने में यूज करता है, ठीक है। वो अपना बॉडी को चेंज करता है ताकि वो खाना खा सके, ठीक है। ये है एमोबा का, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, मतलब ये हेल्पफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। एमोबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग खाली आंख से तो देख ही नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि अपना खाना जो खाता है तो अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। जैसे कि देखो ये खाना है सपोज यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है,
ऐसे जाके वो इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो इसको अंदर ले लेता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें से, बहुत इजी टॉपिक है ये, आराम से इसमें ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ऑब्जेक्ट्स में कराऊंगा 15-16 जितना भी रहता है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, और एक लाइन जो मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, आप लोग बस इसको पढ़ लेना एक बार, सेम एमोबा के ऊपर ही है, देख लो, लेकिन ये याद रखना है कि बना किसे, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और इसको हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। बस इतना ही है, आराम से रिलैक्स होके ये पोर्शन को करो, दिमाग में बैठाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक होते रहे। ठीक है, चलो अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ ही है। ठीक है, कभी भी आप लोगों को चेंज करके दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प सेल टू एनगल्फ इन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर बाहर में, सेल के बाहर जो भी फूड रहता है उसको खाना होगा सेल को, तो वो क्या करता है कि फ्लेक्सिबल रहता है ना, मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है, वो अपने आप को चेंज करता है ताकि वो खाना को खा सके। दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, आप इसको अच्छे से बुक में जब पढ़ोगे अच्छा से समझ जाओगे। और ये किस में देखा जाता है, एमोबा। ठीक है, एनगल्फ फूड याद रखना। और इसी से हमारा टॉपिक होता है खत्म। Okay, now we are going to start our MCQs, that is plasma membrane. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि what is the outermost covering of the cell called? देखो ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, देखते को पता चल जाना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लांट सेल्स में मेंशन नहीं किया, एनिमल सेल्स का सबसे पहला जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अगर पार्टिकुलरली उन लोगों ने बोल दिया कि प्लांट सेल्स, तब आपको सेल वॉल उसमें टिक, सेल वॉल में टिक करना है। ठीक है, तो इन जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट सेल। देखो अगर इन जनरल में क्या रहता है कि बीच में न्यूक्लियस रहता है और ये साइड में रहता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म आ जाएगा आपका यहाँ इसमें, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाहर का जो रहता है वो हमेशा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली यू विल हैव सेल वॉल आउटर मोस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। व्हाई, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्यों होता है? ऑप्शन ए, इट अलाउज ऑल मटेरियल्स टू पास थ्रू। ऑप्शन बी, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स एंड प्रिवेंट अदर्स। इट डज नॉट अलाउ एनी मटेरियल, ये तो होगा ही नहीं, अलाउ तो करता है। इट ओनली अलाउ वाटर, नहीं, अब ये भी नहीं हुआ क्योंकि सब मटेरियल को अलाउ नहीं करता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब अगर एक बार एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखोगे तो ये आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपके स्कूल एग्जाम्स हो, आप आराम से कर सकते हो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब देखो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन जो है वो हो जाए करेक्ट आंसर। इसमें इन लोगों ने कोई लिक्विड सब्सटेंस मेंशन नहीं किया है, खाली इन लोगों ने मेंशन किया है सब्सटेंसेस, सो डिफ्यूजन से होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे, इसमें मेंशन किया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज आल्सो अ सब्सटेंस। अब उसमें आप ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और वाटर, ओके, ऑस्मोसिस में आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, which gases move in and out of the cell by the process of diffusion। अब कौन सा, देखो मैंने उसमें डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताया एक्सप्लेनेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के ऊपर ही बात किया है। क्योंकि देखो बॉडी में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते छोड़ते ऑक्सीजन। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो कि
कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया जा रहा है। चलो ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ये, ठीक है, मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन बिकॉज, अब देखो क्यों मूव करता है वो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इन द इनसाइड। अब बाहर की तरफ मूव करता है ना, अंदर में ज़्यादा होने से वो क्या करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हायर इन द इनसाइड, बाहर अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है बोल के वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, O2 oxygen enters the cell by diffusion when oxygen level inside the cell is increases, oxygen level inside the cell is decreases। ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑक्सीजन कब मूव करता है, कब अंदर जाता है, जहाँ पर ज़्यादा होता है वहीं से तो अंदर की तरफ मूव करता है। मूव कर रहा है अंदर तरफ है बिकॉज में कम है इसीलिए तो उस तरफ मूव कर रहा है। ईजी है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, again, what is the movement of water molecules through a selective permeable membrane called? again, movement of water आने से ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट देखते हैं आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसी में तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप अगर समझोगे ना बहुत इजी है, चीज़ें काफ़ी इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ सोल्यूशन विद हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल इज कॉल्ड। अब देखो वाटर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सेल से, ठीक है, तो सेल से ज़्यादा है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा है। तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर पानी से वो अंदर की तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे, मुझे एक्सप्लेन कराया, आप इजीली कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, पानी अंदर तरफ तो वह स्वेल अप हो जाता है, इट गेन्स वाटर एंड स्वेल्स अप। ओके, चलो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन द सेल्स रिमेन द सेम साइज, क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होता ही नहीं, अगर होता भी है तो लास्ट में वो इक्वल हो जाता है। बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अ सॉल्यूशन विद लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल इज कॉल्ड, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है सेल से ज़्यादा, तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब वीडियो देख लेना, पूरा वीडियो का आप एक्सप्लेनेशन देखोगे इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है बुक से ही है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो पानी खो देता है। ठीक है, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन जो है सेल का ज़्यादा रहता है, पानी का कम रहता है, तो क्या होता है कि वो सेल के अंदर से पानी वो छोड़ने लगता है तो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट इज अ ऑस्मोसिस। इतना याद रखना है, एक्सप्लेनेशन में बुक भी पढ़ लोगे हो जाए, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया हुआ है, क्योंकि रूट्स पानी खींचता है अपनी तरफ, अंदर तरफ ले रहा है, तो ये ऑस्मोसिस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ, अब देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो बना हुआ है, आउटर मोस्ट शेल जो बना हुआ है, न्यूक्लियस बीच में है। ठीक है, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड ये। ठीक है, इजी है, हो जाएगा आप लोगों से भी, उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस बाय विच amoeba engulf food from external environment is called। जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फूड को अपना अंदर लेता है वही उसी को बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जो डेफिनेशन भी आपको याद रख लेना है ये। ठीक है, ये जो है ना इसका डेफिनेशन इसे पढ़ लेना, याद रख लेना, डेफिनेशन भी हो जाएगा आपका, 1 मार्क का पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन तो गैस के लिए होता है, लेकिन हम लोग पानी के लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का जो है स्पेशल केस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन खत्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सेट किया हुआ है, जिससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग एवरीथिंग कवर हो जाएगा। ये 5 मार्क के लिए रहेगा। ठीक है, आपको इसको अपने वर्ड में जितने एक्सप्लेनेशन किया है उसको अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।